हेलो, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डी के एजुकेशन अड्डा में। आओ हम लोग बात करते हैं सीटेट की श्रृंखला के लिए लेके आए हैं पर्यावरण अध्ययन से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर की दृष्टि से। आओ आगामी जो होने वाला 20 अगस्त का पेपर है सीटेट का, उसी की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यावरण के। जो भी प्रश्न लिए गए हैं इस स्प्रेडशीट में, वो सारे प्रश्न किसी न किसी पेपर में पिछले सीटेट द्वारा जो भी 2011 से लेकर 2023 तक कराए गए, उन्हीं में से प्रश्न है, सेलेक्टेड प्रश्न लेके आया हूँ। आओ हम लोग बात करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, बाकी सदस्यों की सामान ले जाने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी, अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को पीछे चलाना। ऑप्शन नंबर सी, विश्राम के लिए एक अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर डी, जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते उन्हें रुकने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर ई, जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना। तो हम इस प्रकार से देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, सी और ई सही है और बाकी दो ऑप्शन और बी और डी मैच नहीं कर रहे हैं। आओ हम लोग देखते हैं क्या है वो उत्तर। पर्वतारोहण एक साहसिक गतिविधि है। पर्वतारोहण उन लोगों द्वारा किया जाता है जो व्यापक रूप से शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरना चाहते हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं। इसके अलावा पर्वतारोहण एक सामूहिक क्रिया है जिसमें ग्रुप लीडर होते हैं और जिनके कार्य निम्न होते हैं। नंबर एक, ग्रुप लीडर को ग्रुप के पीछे चलना चाहिए। ऑप्शन नंबर यानी दो, ग्रुप के सदस्यों को सामान ले जाने में सहयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, ग्रुप के सदस्यों को चढ़ने में मदद करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, ग्रुप के सदस्यों के थक जाने पर रुकने के लिए अच्छे स्थान और भोजन की व्यवस्था करना चाहिए। और अगला पॉइंट है 5 नंबर का, ग्रुप के सदस्यों के बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल करना चाहिए। अगला पॉइंट है 6, ग्रुप के सदस्यों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। आओ अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग में एक पैमाना दिया है, जो कि दिया गया है। एक पैमाना है 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है। तो किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और जमाली दरवाजा के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर मापी है। तो इस आधार पर दोनों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। देखो भैया, 1 सेंटीमीटर बराबर उन्होंने कहा 110 मीटर है, तो 9.8 सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे 110 से, तो आ जाएगा कितना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 110 मीटर है तो 107 मीटर पॉइंट 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी कि 1.078 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। गोवा और पौंडीचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। ऑप्शन नंबर बी, गोवा और पौंडीचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के निकट हैं। ऑप्शन नंबर सी, गोवा बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती है जबकि पौंडीचेरी अरब सागर के तटवर्ती है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या कह रहा है, यानी पौंडीचेरी बंगाल की खाड़ी की तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर की, यानी तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही कह रहे हैं नहीं, हाँ सही है। आओ इसका सारांश देख लेते हैं। उपयुक्त दिए गए कथनों में से सही कथन यह है कि पौंडीचेरी बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश है जबकि गोवा अरब सागर के तटवर्ती राज्य है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के लगे अन्य भारतीय राज्य जो कि केंद्र शासित प्रदेश निम्न है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी है। जबकि अरब सागर के तट के साथ लगे अन्य भारतीय राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप इत्यादि ऐसे राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी 4, लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर ए, ये व्यक्ति के लिए लिंग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ये महिलाओं के विषय से संबंधित है। यह एक सामाजिक ढांचा है। ऑप्शन नंबर डी, ये प्रकृति में गतिशील है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द सही विकल्प है।
आओ सारांश देख लेते हैं। देखिए पॉइंट एक सारांश देखेंगे। लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा ये है कि महिलाओं के विषय से संबंधित लिंग एक सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचा है। ये व्यक्ति के लिए संबंधित नहीं है। सामाजिक परिभाषा से संबंधित होते हुए ये समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है, जबकि सेक्स शब्द आदि आदमी, नर और औरत को परिभाषित करता है जो कि जैविक और शारीरिक रचना होती है। और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत 146वें देश में से 135वें स्थान पर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल है? ऑप्शन नंबर ए असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इज द उचित ऑप्शन है इसके लिए। असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के राज्य ऐसे समूह हैं जहां पर तेल पाया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 पूरा होता हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों का वर्णन करने का विचार कीजिए। लेह में 2 मंजिलें समतल छत के मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवर आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। और ऑप्शन नंबर सी हम देखते हैं, राजस्थान के गांव में लोग कंकरीली झाड़ियों की छतें और मिट्टी के घर बनाते हैं। सही बात। ऑप्शन नंबर डी जो है, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के लोग अधिकतर बोट हाउस में रहते हैं। तो हाँ, हम लोग देखते हैं ए और सी सही है, केवल बी डी नहीं है। लेह सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान है जहाँ बारिश नहीं होती है। लेह के घरों के आकार में 2 मंजिलें समतल छतों के मकान होते हैं जिन्हें पत्थरों को काटकर बनाया जाता है। निचली मंजिल पर जानवरों अथवा आवश्यक सामग्री वस्तुओं को रखा जाता है, क्योंकि पहली मंजिल का प्रयोग परिवार के रहने के लिए किया जाता है। जबकि हिमाचल प्रदेश में घर पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं, लेकिन बांस के खंभों पर नहीं बनाए जाते हैं। इसके लिए अलावा राजस्थान के गाँव में कंकरीली झाड़ियों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं, क्योंकि राजस्थान में मौसम बहुत गर्म होते हैं और बहुत वर्षा कम होती है, इसलिए घरों की दीवारें मोटी और छतें सपाट होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मोटी दीवारें गर्मी को घरों में प्रवेश करने से रोकती हैं, जबकि सपाट छतें वर्षा के दौरान एकत्र किए गए थोड़े से पानी में बनाए रखने में मदद करती हैं। श्रीनगर में कुछ ही लोग जहां झीलों पर हाउस बोटों में मकान बनाकर रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर बी अफसाना मंसूरी, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी कर्ण मल्लेश्वरी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। यानी ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्ण मल्लेश्वरी थी। कर्ण मल्लेश्वरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं। इनका जन्म 1975 को आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। कर्ण मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था। इसी ये जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। इनको वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और 1995 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार रत्न दिया। सर 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रज कथा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी लोग हजारों साल पहले ब्रज का उपयोग करते थे। ऑप्शन नंबर बी, ब्रज का रंग चमकीला पीला होता है। ऑप्शन नंबर सी, ब्रज को कॉपर, तांबे और जिंक के मिश्रण से लगाकर बनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी, ब्रज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले धातु तत्व गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। आओ देखते हैं सही विकल्प क्या है। ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, सी और डी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और डी सही है। और ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर सी और डी ही केवल
सही है। आओ उत्तर एक बार देख लेते हैं सारांश इसका। ब्रंच कांसा एक मिश्र धातु है जो आदिवासी लोग हजारों साल पहले उपयोग करते थे। इसको तांबा और टीन के मिश्रण को पिघलाकर बनाते थे। इसके अलावा ब्रंच को बनाने का उपयोग किए जाने वाली तत्व धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। कांस्य का रंग भूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 9, परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, विकल्प नंबर सी, एक केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहा जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए अर्थ विभिन्न विभिन्न होता है। आओ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 की तरफ। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है विस्थापन, ऋतु प्रवास, अप्रवास और खाना बदोशी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ऋतु प्रवास कहलाता है। जैसे देखते हैं, नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन ऋतु प्रवास कहलाता है। ऋतु प्रवास में मनुष्य एवं पशुओं का नवीन चारागाहों के लिए मौसमी स्थानांतरण होता है जो कि निम्न प्रकार का है। आओ देखते हैं, पहला है अल्पलाइन व पर्वतीय होता है। ग्रीष्मकाल में ये लोग घाटी से उच्च चारागाहों पर पहुंचते हैं और शरद ऋतु में पुनः घाटियों में वापस आ जाते हैं, जैसे नॉर्वे और स्विट्जरलैंड में। और भूमध्य सागरीय में है क्या, पॉइंट नंबर 2 दिया है। ग्रीष्मकाल में यह निम्न भूमि या घाटी की गर्मी और सूखा से बचने के लिए पर्वतों पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि स्पेन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग, कुछ दिया गया है भैया, राइटिंग का निम्नलिखित पहेली को हल करना है। रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुटरू गूं करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। भाई ये क्या कह रही है, ये किसके लिए कहा गया है, इसका हल क्या है, ये किसकी आवाज है? ये केवल और केवल कबूतर के लिए कहते हैं, क्योंकि गुटरू गूं कौन करता है? कबूतर करता है, और घरों में अपना घोंसला बना के नहीं रहता, तुमसे ही बनवाता है। ऑप्शन नंबर उपरोक्त पहेली के अनुसार इसका सही उत्तर विकल्प है कबूतर होगा, जो गुटरू गूं की आवाज करता है। कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो मनुष्यों के घरों में अपने घोंसले का निर्माण करता है, जबकि कोयल अपने घोंसले का निर्माण न करती है, ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है। इसके अलावा फाख्ता जो है झाड़ियों के बीच में अपने घोंसला का निर्माण करती है। आओ इसी प्रकार से चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 12 नंबर का क्वेश्चन है, आ गया। मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन नंबर ए, किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडा देती है। ऑप्शन नंबर सी, छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आओ ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियां फूलों से शहद लेकर रस को एकत्रित करती हैं। सही कथन हम लोगों को चुनना है, ए और बी केवल सही है, सी और डी बिल्कुल गलत है। मधुमक्खियों के छत्ते में केवल कुछ नर ही मधुमक्खियां होती हैं जो मधुमक्खी के छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है और बहुत सी काम करने वाली मक्खियां होती हैं जो दिन भर शहद के लिए रस एकत्रित करती रहती हैं। ये शहद के लिए फूलों को रस को ढूंढती हैं। इसके अलावा लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। मधुमक्खियां के अंडे देने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय होता है। आओ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जीतना। ऑप्शन नंबर बी, संरचनात्मक सामाजिक क्षमता करना। ऑप्शन नंबर सी, मानसिक सतर्कता करना। ऑप्शन नंबर डी, भावनात्मक परिपक्वता होना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी जीतना क्या जो है निम्न कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? जीतना ही लक्ष्य नहीं है, और भी लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं खेल के, जीतना खेल का लक्ष्य नहीं है। इसके अलावा खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य लक्ष्य विशेष रूप से खेले प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन में तेजी से सुधार करने होता है, जो मुख्य रूप से उसकी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और संरचनात्मक, सामाजिक और मानसिक सतर्कता, भावनात्मक से परिपक्वता और तकनीकी योग्यताओं एवं क्षमताओं पर आधारित होता है। पहला पॉइंट है खेल प्रशिक्षण प्रदर्शन उन्मुख होना चाहिए। अगला पॉइंट है खेल प्रशिक्षण एक व्यक्तिगत विशेष विषय होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है खेल प्रशिक्षण योजनाबद्ध और व्यवस्थित होता है। और अगला पॉइंट है खेल प्रशिक्षण एक नियंत्रित
नियंत्रित प्रक्रिया है। और अगला आखिरी लास्ट पॉइंट है, खेल प्रशिक्षण छिपी हुई कौशल के विकास की प्रक्रिया है। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन 14 कह रहा है, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर 1.2%, ऑप्शन नंबर बी 5.2%, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2.7%, और हमारे हिसाब से 2.7% ही पानी पीने योग्य है पृथ्वी पर, और ऑप्शन नंबर डी 3.2%। तो देखते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत 2.7% ही है। इसके अलावा 97.3% जल महासागरों जो खारा है, धरातल पर गिरने जल में लगभग 19% भार महानगरों महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में धंस जाता है और कुछ भाग हिमनद के रूप ले लेता है। इस हिसाब से तो ताजे पानी का परसेंटेज 2.7% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? लौकी से, कद्दू से, कटहल से और हाथी रखते। तो भैया ये बीन और वो बनाए जाते हैं तुम्बा लौकी से बनाए जाते हैं, सूखी लौकी से। और देखते हैं कैसे बनाए जाते हैं। और बीन और तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ऐसे वाद्य यंत्रों का उपयोग कोलंबियो की पार्टियों में किया जाता है जो सपेरे होते हैं। इसके अलावा खंजीरी भी एक वाद्य यंत्र है जो लौकी से ही बनाया जाता है। खंजीरी भी है, कोलंबिया, बीन और तुम्बा है। और अगला पॉइंट देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए आत्म प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी सहकर्मी आकलन, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी योगात्मक आकलन, ऑप्शन नंबर डी रचनात्मक प्रतिपुष्टि। तो ऑप्शन नंबर ए और डी सही है। ऑप्शन नंबर बी और डी सही है। ऑप्शन नंबर सी बी सी और डी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ए बी सी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बी और डी सही है, सी बिल्कुल गलत है। तो आओ अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हुए कह रहा है, कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस की पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। खुद के लिए, घर के लिए, स्कूल के लिए और पड़ोस और बड़े पैमाने के समुदाय में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ दौड़ते हुए पहुंचते हैं। एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम है बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्रित करता है, वह पोर्टफोलियो है, उप संख्यात्मक रिकॉर्ड है, रूब्रिक है या संचयी रिकॉर्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, यानी पोर्टफोलियो है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसी का सारांश देख लो, अगला क्वेश्चन बाद को देखते हैं। एक आकलन उपकरण जो केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों का या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्रित करता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन की वह विधि है जिसमें बालक के प्रत्येक दिन के व्यवहार को एक क्रमिक अध्ययन करके उसे नोट किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर इसी पोर्टफोलियो का अध्ययन करके बालक के व्यवहार की व्याख्या कर दी जाती है। इसके अलावा पोर्टफोलियो को निम्न जानकारी से भी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए, इसकी सहायता में पारिवारिक जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी, कला एवं खेल से संबंधित जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी 3 है, बालक के शैक्षणिक की जानकारी क्षेत्र की भी मिलती है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ईवीएस को एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें ईवीएस के अध्ययन में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को भी शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ए समुदाय को ईवीएस सीखने में एकत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी, यह गतिविधियों, प्रयोगों और चर्चाओं को ईवीएस की शिक्षा में एकत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जहां तक ए सही है। देखते हैं सारांश। ईवीएस को एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अंतर्दृष्टि से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय पठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 से 5 तक एक विषय के रूप में दिखती है। यह विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं जैसे मुद्दों को समेकित रूप में देखता है। कक्षा 1 और 2 में यह विषय नहीं है।
परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात कही है। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी छात्र, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण, ऑप्शन नंबर डी माता पिता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, पर्यावरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के लिए उपयुक्त तर्क क्या है? ऑप्शन नंबर ए न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण के महत्व की सराहना करें। ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण को अवश्य अध्ययन करें। ऑप्शन नंबर डी यानी कि पर्यावरण से संबंधित खोजपूर्ण गतिविधियों में बच्चों को शामिल करें। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए सही है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की ईवीएस शुरू करने के लिए उपयुक्त तर्क ये है न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों में सहित पर्यावरण के महत्व को संग्रह रूप में समझने के लिए सराहना करें। एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण विषय वस्तु बाल केंद्रित है। इसमें बच्चे को स्वयं खोज कर पता करने का अवसर मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। कह रहा है थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना एक विद्यार्थियों के लिए पार्क का भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को क्या है थीम याद रखने में मदद मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी पार्क में पौधों को पहचान करने में मदद मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों को सहसंबंध करने में मदद मिलेगी। तो हमारे इसी प्रकार से ये इसका विकल्प सी ही सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है क्या मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती ने अपने मित्र से कहती है नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है? जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखा नहीं दिखती है। जयंती क्या कह रही है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक जीवन अनुभव को कच्चा कच्छ गतिविधि से संबंधित करना। ऑप्शन नंबर बी कच्चा कच्छ गतिविधि को उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा के व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर अवलोकन पर चिंतन और तर्क करना। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। दुर्गा रानी से कहती है पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। कबीर कहता है नहीं ये तेल में डूबी पूड़ी जैसा है। रणवीर कहता है नहीं तुम दोनों गलत हो, ये तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली। इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या में निम्नलिखित किस उद्देश्य के विकास को सूचित करती है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर बी भावात्मक, ऑप्शन नंबर सी मनोप्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी इमोशनल यानी संवेदक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट यानी संज्ञानात्मक। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 25 है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर ए स्थायी, ऑप्शन नंबर बी एक दिशा विषयक, ऑप्शन नंबर सी वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन नंबर डी अनुभव बंद। तो ऑप्शन नंबर डी सही है यानी कि एक्सपेरिमेंटल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जया को आज बहुत भूख लगी है। उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी उसके मुंह में पानी आया। निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया का सही वर्णन करता है? आओ ऑप्शन नंबर ए देखते हैं अनुकूलित प्रक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर ए ही है सही। आओ देखते हैं आगे भी पढ़ लेते हैं। अनुकूलित प्रतिक्रिया का और अनुकूलित उद्दीपन का और अनाकूलित उद्दीपन का। तो ऑप्शन नंबर ए अनुकूलित प्रतिक्रिया का है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दीदी के खेल में बच्चों को पौधे की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छू कर बताना था। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त हैं? ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चे की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं को अवगत कराना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों में खेल द्वारा आनंद की सामूहिकता की भावना का विकास करना। और ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना द्वारा सीखने के प्रति रुचि को विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दीदी के खेल बच्चों के पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत कराना और बच्चों को में खेल द्वारा आनंद सामूहिकता की भावना को विकास करना। इस खेल में छूने का मतलब पौधे की कितनी प्रजातियां और किस प्रकार की जलवायु में विकसित हैं। नोट, बच्चे एक खेल कूद आधारित शिक्षण प्रणाली में पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सही कथन का चुनना है। ऑप्शन नंबर ए, एनसीएफ 2005 कक्षा 1 से 3 तक ईवीएस के शिक्षण पर को निर्धारित करता है, नहीं करता है। कक्षा 1-2 के कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई जिससे कि विद्यार्थी को संदर्भित अधिवेश का वातावरण पता लगे। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 1-2 में ईवीएस विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर और देखते हैं, ईवीएस वह विषय है जो केवल कक्षा 4-5 को पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि ऑप्शन केवल बी ही सही है। आओ देखते हैं क्या कह रहा है। कक्षा 1-2 के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर 1 और 2 में उच्चारण के संकल्पनाओं से जानना महत्वपूर्ण है। उन्हें भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। बचपन में बच्चे अपने वातावरण को समग्र रूप से देखते हैं, इसलिए कक्षा 1-2 में पर्यावरण विज्ञान की अवधारणाओं को भाषा और गणित में एकीकृत किया गया है। इसके अलावा भाषा और गणित के शिक्षण को प्रासंगिक सीखने को सुनिश्चित करने के लिए बच्चे के तत्काल वातावरण के आसपास बुना जाता है। आओ क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कर रहा है। 29, कक्षा में मूल द्विमीय निरूपण सप्रत्यय का मानचित्र आरंभ होता है क्लास 3 से। तो किससे होता है? क्लास 3 से, क्लास 4 से, क्लास 5 से, क्लास 2nd से, तो क्लास 3 से। कक्षा में मूलभूत द्विमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्र कक्षा 3 से प्रारंभ होता है। मानचित्र भौतिक विशेषताओं, शहरों, सड़कों आदि को दर्शाने वाले भूमि या समुद्र के क्षेत्र का एक आरेखीय प्रतिनिधित्व है। मानचित्र बनाने का कार्य। आओ देखते हैं इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न। प्रश्न है 30 नंबर, विषय परिवार एवं मित्र में पौधों एवं बीजों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है जिससे कि ऑप्शन नंबर ए, इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उसके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें एक समग्र एवं समाकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिक्षेप प्रदान किया जाए। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जाए। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को पौधे और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जाए। तो ऑप्शन ए, बी, सी सही है और डी गलत है। आओ इस प्रकार सारांश इसका देख लेते हैं। विषय परिवार एवं मित्र में पौधे एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है जिससे कि ये विशेष बल दिया जा सके मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है तथा उन्हें एक समग्र एवं समकालित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जाता है सके और उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में विषय परिवार एवं मित्र बच्चों के परिप्रेक्ष्य एवं दैनिक जीवन में लिया जाता है ताकि वह अपने दैनिक जीवन को कक्षा अधिगम से जोड़ सकें। आज के लिए इस श्रृंखला में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को
ये श्रृंखला बहुत ही पसंद आएगी और अच्छी लगेगी, आप लोगों को समझ में आएगा। और मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए अपने चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।